हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आप लोगों को बता दें कि एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। 7 से 8 क्लासेस आप सभी की हो चुकी हैं और ये आप सभी की सीडीपी की फर्स्ट क्लास है और ये आप सभी की क्लासेस 6 बजे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, इसलिए आप सभी लोग चैनल पे कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21A है। यह अनुच्छेद क्या कहता है, तो शिक्षा के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से। जो अनुच्छेद 26 है यह किससे संबंधित है, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से। ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो अनुच्छेद 45 है ये किससे संबंधित है? तो जो बालक 6 वर्ष से कम के हैं, 6 वर्ष से कम के बालकों के लिए यहाँ पर शिक्षा की बात की गई है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? क्रस काय जिसे दुर्बल कहते हैं, सुडोल काय है, गोल काय है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट आपके यहाँ पर सही हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के 2 प्रकार होते हैं। व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। जो एक आपको सामने दिखता है और जो दूसरा उसके मन में चल रहा होता है। तो यहाँ पे किस प्रकार से आप इसे याद करेंगे? जैविकीय कारक, जैविकीय कारक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा वातावरणीय कारक। दूसरा क्या है? वातावरणीय कारक। और इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो वातावरणीय कारक है इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला है भौतिकी, दूसरा है सामाजिक। पहला है भौतिकी, दूसरा है सामाजिक। तो ये 2 कारक होते हैं। एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सामाजिक में जैसे कि आप लोगों को पता है, घर परिवार है, परिवार कह सकते हैं। पास पड़ोस है, पास पड़ोस। ये जो 2 पॉइंट है आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्थिक स्थिति। यहाँ पर आर्थिक स्थिति हो जाएगा, आर्थिक स्थिति। विद्यालय है, जनसंचार है, धर्म व संस्कृति है। सामाजिक में यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है, परिवार है, पास पड़ोस है, आर्थिक स्थिति है और यहाँ पर विद्यालय भी हो जाएगा। इसमें विद्यालय, ये सभी क्या है? सामाजिक कारक हैं। नेक्स्ट है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना है? तो यहाँ पर थर्ड का आंसर आपका बी सही हो जाएगा, अभिक्षमता। इसमें अभिक्षमता कह सकते हैं, योग्यता कह सकते हैं, अभिक्षमता, योग्यता। साथ में यहाँ पर ज्ञान का मापन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्ञान का मापन। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद में जैसे कि आपको पता भी होगा, टीएटी परीक्षण, जो टीएटी परीक्षण है इसके वैज्ञानिक कौन है? मरे एवं मॉर्गन है। टीएटी किससे संबंधित है? मरे एवं मॉर्गन से संबंधित है, मरे एवं मॉर्गन से संबंधित है। इसके बाद में जो सीएटी परीक्षण है ये पूछा जाता है, तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो सीएटी परीक्षण होता है यह, इसके वैज्ञानिक कौन है? तो यहाँ पर लियोपोल्ड बैलक है, लियोपोल्ड बैलक, लियोपोल्ड बैलक हैं। और इसमें कितने वर्ष के बालकों का परीक्षण किया जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 3 से 11 वर्ष के बालकों का परीक्षण किया जाता है। सीएटी में, सीएटी के वैज्ञानिक कौन है? सीएटी के वैज्ञानिक हैं लियोपोल्ड बैलक।
तो CAT और SAT ये दोनों के वैज्ञानिक कौन है? लियोपोल्ड बैलक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर TBT के वैज्ञानिक कौन है? TBT के वैज्ञानिक हैं हरमन रोरसा। TBT के वैज्ञानिक कौन है? हरमन रोरसा है, हरमन रोरसा। आप लोगों को बता दें कि जो ये परीक्षण है, 3 से 4 परीक्षण जो हैं, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करवाए जाते हैं नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और एग्जाम टाइम में भी आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो यहाँ पर फोर्थ का आंसर बी सही हो जाएगा, स्मृति। यहाँ पर मेमोरी की बात की गई है तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अधिगम के बारे में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। तो आप किस प्रकार से सीखते हैं? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। किस प्रकार से सीखते हैं? तो प्रयत्न करके, प्रैक्टिस करके सीखते हैं। और यदि आप कोई चीज भूल जाते हैं तो जब वो चीज आपको मिल जाती है तो इससे सीखते हैं। तो प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर सूझबूझ हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बड़ा सोच और समझ के कार्य करते हैं। सूझबूझ द्वारा सीखना या सूझबूझ का अधिगम कह सकते हैं, सूझबूझ द्वारा सीखना या अधिगम। इसके बाद में आप दूसरों को देखकर सीखते हैं, यानी कि अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। इसके बाद में आप किस प्रकार से सीखते हैं? तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बुद्धि द्वारा सीखते हैं। बुद्धि से अधिगम, बुद्धि से अधिगम हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में सहचर्य द्वारा, इसके बाद में सहचर्य द्वारा सीखते हैं। तो ये 5 पॉइंट जो हैं नोट कर लीजिएगा कहीं पर भी, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अधिगम का सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिगम का जो सिद्धांत है यह संबंधित है थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम से। तो यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं, जो अधिगम का सिद्धांत है इसमें जो व्यवहारवाद है, अधिगम के सिद्धांत में जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है थॉर्नडाइक से, यह संबंधित है थॉर्नडाइक से। अब यहाँ पर थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम हैं। सीखने में थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम हैं। तो 3 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं आपको पता होगा। पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम। तीसरा क्या है? अभ्यास का नियम है। तो ये 3 प्रमुख नियम हैं। और यदि आपसे गॉड नियम पूछे जाएं, गॉड नियम कितने होते हैं? 5 गॉड नियम होते हैं। यदि आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों को बता दें, जो अधिगम के सिद्धांत हैं, जो 5 सिद्धांत आपने या 5 प्रकार आपने देखे हैं, इनके मनोवैज्ञानिक अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो थॉर्नडाइक है ये किससे संबंधित है? प्रयत्न व भूल से संबंधित है, प्रयत्न व भूल से संबंधित है, ये सिद्धांत है। इसके बाद में संबंधवाद से भी संबंधित है, संबंधवाद, संबंधवाद से भी संबंधित है। और अनुबंधन का सिद्धांत भी है। यहाँ पर अनुबंधन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है थॉर्नडाइक से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। और आपको ये भी पता होगा जो थॉर्नडाइक है इन्होंने किस पर प्रयोग किया था। आपसे पूछा जाए कि जो प्रथम प्रयोग है ये किस पर किया गया था, प्रथम प्रयोग किस पर किया गया था? आपको पता हो कमेंट करके जरूर बताएं, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो प्रथम प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। किस पर किया था? तो भूखी बिल्ली पर यह प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर। और यदि आपसे द्वितीय पूछा जाए दूसरा प्रयोग किस पर किया था, तो चूहों पर किया था। दूसरा प्रयोग किस पर किया है? चूहों पर द्वितीय प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है?
कौन सी होगी? तो आप सभी को पता है यह अंतर्दर्शन विधि होती है। यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। और इसमें होता क्या है, तो बालक अपने विचार, अपने भाव का विश्लेषण करता है। अपने विचार व भाव का विश्लेषण करता है, आत्म विश्लेषण करता है, आत्म विश्लेषण करता है। अगर आप लोगों को पता होगा, आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व किया होगा, तो आपको पता होगा कि युंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कितने हैं। यहाँ पर आप सभी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको एग्जाम में देखने को ना मिले। आपके 100% 30 में 30 नंबर आएंगे, लेकिन आप सभी को इसी प्रकार से पढ़ना होगा, एक एक क्वेश्चन को देखना होगा, समझना होगा, और जो उसके 3 से 4 ऑप्शन होते हैं सभी के बारे में आपको नोट डाउन करना होगा। तो युंग के अनुसार जो व्यक्ति के प्रकार होते हैं ये कितने होते हैं? व्यक्तित्व के प्रकार कितने होते हैं आपको पता होगा। तो ये 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो जैसा कि आपको पता है, अंतर्मुखी, दूसरा क्या है? बहिर्मुखी, तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा उभयमुखी। उभयमुखी का मतलब यहाँ पर है कि जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों हो। इसमें क्या होगा? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो अंतर्मुखी, इसमें क्या होगा अंतर्मुखी में? तो यह एकांत प्रिय होते हैं। इनको कम बोलना अच्छा लगता है, कम मित्र होते हैं, और ये दूसरों से सहयोग कम लेते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, एकांत प्रिय और कम सहयोग। बहिर्मुखी में क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी में इनके मित्र ज्यादा होते हैं और ये वाक्पटु होते हैं, मित्र ज्यादा होते हैं, और यहाँ पर यह समाज में लोकप्रिय स्थान प्राप्त करते हैं। समाज में लोकप्रिय स्थान होता है। जो उभयमुखी होते हैं इनमें दोनों का मिश्रण होता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? जो अल्बर्ट बंडूरा है ये संबंधित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। इसमें क्या होता है? तो दूसरों के व्यवहार अनुकरण द्वारा बालक सीखता है। सामाजिक अधिगम में किस प्रकार से बालक सीखता है? तो दूसरों के व्यवहार से सीखता है। और किस प्रकार सीखता है? तो अनुकरण द्वारा सीखता है, अनुकरण द्वारा। यहाँ पर सी पॉइंट में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञान का मतलब होता है कि मस्तिष्क से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पे बौद्धिक विकास और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। बौद्धिक विकास व ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, है। जो मनोविश्लेषण की बात करें, मनोविश्लेषण सिद्धांत किससे संबंधित है? मनोविश्लेषण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सिगमंड फ्रायड से। किससे संबंधित है? फ्रायड से संबंधित है। आप इसे मनोविश्लेषण कहें या मनोलैंगिक विकास कहें, इसके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। नेक्स्ट है, अधिगम वक्र में पठार बनता है किस कारण? पठार किस कारण बनता है? तो थकान के कारण, मतलब रुकावट आ जाती है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा, थकान के कारण। और आपको पता होगा जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में व्यवहारवादी सिद्धांत, ये जेबी वॉटसन से संबंधित है। और साथ में किससे संबंधित है? तो यह स्किनर से संबंधित है। और यह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जो व्यवहारवादी ज्ञान होता है किस प्रकार का होता है? तो आप सामने रहकर सीखते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसमें आप प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने देख लिया है, सी आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है दर्पण परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो जो दर्पण परीक्षण होता है यह अधिगम अंतरण को मापने के लिए होता है। अधिगम अंतरण कहे या स्थानांतरण कहे या स्थानांतरण कहे तो एक ही बात है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट है क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है ये व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। और जैसे कि यहाँ पर अभिरुचि लिखी है तो अभिरुचि कहिए या रुचि कहिए, जो मतलब आपको जिस चीज में रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, वो काम आप करते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो जन्मजात होती है, जन्मजात होती किसी काम में पूरा अपना तन मन लगा देना, और दूसरा है आप दूसरों को देखकर अर्जित करते हैं, तो ये अर्जित करना, अर्जित रुचि होती है। तो ये दो रुचि होती हैं, अर्जित रुचि होती है। अर्जित रुचि में क्या होता है, जब आप किसी को देखते हैं तो उससे आप सीखते हैं और अपने अंदर बदलाव करते हैं कि हमको ये करना है। जैसे मान लीजिए किसी का यूपी टेट निकल गया है तो आपका भी यूपी टेट निकलना चाहिए, तो ये रुचि आप अपने अंदर ला रहे हैं कि हमको भी इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। जो जन्मजात रुचि होती है यह मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है। किस पर? तो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है, मूल प्रवृत्ति पर। और इसमें क्या होता है, तो बच्चा सीखता है खेल के द्वारा, कला के द्वारा, साहित्य के द्वारा। आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? सभी को पता रटा होगा आपको ये क्वेश्चन, रेवने का परीक्षण। और रेवने का जो परीक्षण है यह बुद्धि परीक्षण है। रेवने का परीक्षण क्या है? तो यह बुद्धि परीक्षण है। बाकी सभी क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण है। बाकी सभी क्या है? तो व्यक्तित्व परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्रा ए मैन परीक्षण क्या है? ये भी व्यक्तित्व परीक्षण है। यहाँ पर आपके लगभग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका क्या है? तो माध्यिका का मतलब ही होता है जो मध्य का अंक होता है। यहाँ पर 2 छोड़ दीजिए और यहाँ पर भी 2 छोड़ दीजिए। 3 होती तो यहाँ पे बीच की संख्या अपने आप मिल जाती, नहीं है कोई बात नहीं है। 9 + 10 कितना होता है? 19 होता है। 2 से भाग कर तो 2 संख्या ली है तो 19/2 हो जाएगा। 2 9 18, 1 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, 9.5। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। नेक्स्ट है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने? तो यहाँ पर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। स्किनर के अनुसार क्या कहा गया है विकास के बारे में? जो विकास है यह क्या है? एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, एक सतत व धीमी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है। और स्किनर ने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा है? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को कहा है कि शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट है मैकडोगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है किसका? तो यहाँ पर 13 का आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? संवेग, जो आपके इमोशंस होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही है। और संवेग के बारे में, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसने कहा है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी टेट में पूछा गया है। नेक्स्ट है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है क्या? 14th का आंसर यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना मतलब जो आपने पहले से सीखा है उसका अब यहाँ पर आप प्रत्यक्ष उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर तो आपका आंसर 160 हो जाएगा। और 160 कैसे होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पर हो जाएगा 8 × 100/100
5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 8 दूना 16। अब कैसे होगा तो देखिए, यहाँ पर मानसिक आयु, यहाँ पर मानसिक आयु हो जाएगा, मानसिक आयु, और इसके बाद में यहाँ पर उसकी वास्तविक आयु, जो उसकी रियल एज है, वास्तविक आयु हो जाएगी, और गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, कौन सा बुद्धिलब्धि स्तर मंदबुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धिलब्धि स्तर कहलाता है? तो यहाँ पर मंदबुद्धि के बारे में कहा है, 36 से 49 हो जाएगा, यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, रोर्सार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। आंसर यहाँ पर आपका ए सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बी स्मृति का कारण नहीं है? तो बी स्मृति का कारण क्या नहीं होगा? तो स्मरण करने की इच्छा, ठीक है, ये नहीं, बाकी है सीखने में कमी आ सकती है, आप चीजों को भूल सकते हैं, मानसिक द्वंद्व, आपके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसका कारण आप भूल सकते हैं। सीखने की दोषपूर्ण विधियां, आप किस प्रकार से सीख रहे हैं ये भी निर्भर करता है। यदि ये भी तरीका गलत होगा या विधि गलत होगी, तब भी आपके भूलने का कारण हो सकता है। जो नहीं है, स्मरण करने की इच्छा, याद करने की इच्छा। नेक्स्ट है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, कहलाता है क्या? तो ये कहलाता है सांख्यिकीय। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, सांख्यिकी कहलाता है। गणित या ज्यामिति या संभाव्यता इसलिए यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये सारी चीजें किसमें आपको देखने को मिलती है, सांख्यिकी। नेक्स्ट है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? पिछड़े बच्चों के लिए तो सिरिल बर्ट ने दी है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप सभी को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो या थोड़ा भी समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।